बड़े मलिक की रह रह के याद आती बातें उसे रह रह के ताव दिला रही थीं। कमीने मर्द, तंग दिल एक रात के लिए बीवी कमरा खाली छोड़ जाए तो उन्हें सूना सूना लगने लगता है, बिस्तर काट खाने को दौड़ता है। और खुद जब महीना महीना जमीनों से वापस नहीं आते तब बीवियों को क्या ये खालीपन, ये तन्हाई नहीं सताती होगी। उसे हैरत भी हो रही थी कि इतने महीनों से यहाँ रहने के बावजूद अब तक उस शख्स की असलियत उस पर खुली क्यों नहीं थी। इससे पहले बड़े मलिक ने उसे कभी नज़र भर के भी नहीं देखा था। वो तो उसे अच्छा खासा शरीफ मर्द और नेक शौहर समझे हुए थी। शायद मजबूर औरत सबसे तरने वाला और आसान शिकार नजर आती है। इससे पहले मेरी कोई मजबूरी भी तो इसके इल्म में ना थी। चंद सीढ़ियां ही तो उतरना है तुमको। ये ऑफर याद आता ही वो नए सिरे से सुलग उठी। चंद सीढ़ियां नहीं, कोई क्या जाने ये कितनी हजार सीढ़ियां हैं जो मुझे नीचे, बहुत नीचे पहुंचा देंगी। उसने साफ इनकार कर तो दिया था। मलिक के मुंह पर उसकी दी हुई रकम भी मार आई थी। करार ना आ रहा था। फिर उसने कुसिया को सब कुछ बताने का फैसला किया। जरा बड़े मलिक को भी तो पता चले। कुसिया आपा ऐसी सीधी भी नहीं। जीना ना हराम कर दिया, मरदूद का तो नाम बदल देना। वो मुंह पर हाथ फेरती नए अज़म के साथ कुसिया के कमरे की जानिब बढ़ गई। कौन है? दस्तक के जवाब में बड़े मलिक की आवाज़ पर वो जम के रह गई। ये इस वक्त घर पे? इससे पहले कि वो जवाब दिए बगैर चुपके से वहां से खिसक जाती, दरवाजा चौपट खुल गया। मलिक सामने था। तुम इस वक्त? वो मकरू अंदाज में मुस्कुराया। इतनी बेकरारी? अभी तो चढ़ता सूरज है मेरी जान, जरा रात तो ढलने दो। गुल को इकरारों से जवाब देते देते रुक गई और सिर्फ एक नफरत से भरपूर नजर उस पर डाल के पलटने लगी। सुनो, बड़े मलिक की सरगोशी में तहक्कुम भी था और अजीब सी सरसराहट भी, जिसने उसे थमजाने पर मजबूर किया। मेरी शिकायत लगाने आई थी अपनी बीबी से। क्यों डरते हो बीवी से? वो फुंकारी। डरना तो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी वो राजदार सहेली सारे भेद खोल चुकी है तुम्हारे। गुल बुरी तरह चौंकी। रानी यही नाम है ना उसका? तुम्हारे याराने के बारे में वो सब कुछ उगल चुकी है। उसने सब कुछ कह दिया आपा से? वो हैरत से बड़बड़ाई। नहीं, फिलहाल तो बात मुझ तक ही है, लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं ये बात कुसिया तक भी पहुंचा सकता हूँ। वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि जिस गरीब और मजबूर लड़की पे तरस खा के और एतमाद करते हुए उसने अपने घर में पनाह दी, रोजगार दिया, वो उसकी आंख के नीचे ऐसा खेल खेले। 1 मिनट में निकाल बाहर करेगी वो तुम्हें, नौकरी से भी और घर से भी। वापिस उस झुग्गी में जाने का तसव्वुर भी गुल को कराहियत आमेज एहसास से दोचार कर रहा था। वो कश्मकश में खड़ी मलिक के बिगड़ते नकूश देखती रही। पता है, आज जुमेरात है। वो उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था। वो बुदक के परे हटी। तुम्हारी आपा के मेके जाने रहने की रात और मेरे लिए मुरादों वाली रात। आ जाओगी तो तुम्हारी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। वो किसी ट्रांस के आलम में चलती वहां से हट गई। दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे, दिल में क्यामत का शोर बपा था, मगर वजूद जैसे नींद के आलम में हरकत में था। गुलाबो, कुसिया की आवाज पर वो इस भंवर से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगी। फैक्ट्री नहीं गई अब तक? वो स्टोर में से निकलती पूछ रही थी। हाथ में एक बैग था। बस जाने वाली थी। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मर्दनी छाई थी कि उसकी जानिब से बदगुमान और मशकूक हुई कुसिया को भी तरसा आ गया। अच्छा, जरा मेरे साथ बच्चों का सामान पैक कराना। वो बच्चों के कमरे की जानिब मुड़ गई तो गुल को भी पीछे पीछे जाना पड़ा। एक रात के लिए जाना है, मगर बच्चों की 100 तरह की चीजें रखनी होती हैं। वो अलमारी खोल के खड़ी हो गई। बहुत जरूरी है जाना। उसका दिल चाहा कुसिया को जाने से रोक ले। हाँ, जरूरी भी है। वैसे तो हर जुमेरात को जाती हूँ, जुमे की शाम को वापिस आती हूँ, मगर आज रात मेरे चाचा के बेटे की बात भी पक्की होनी है। बरादरी में ही हो रही है, लेकिन खासा बड़ा फंक्शन है। मलिक साहब तो जा नहीं रहे, वो कम ही ऐसी तकरीबात में जाते हैं। शादी पर फिर भी जाना पड़ जाएगा, घड़ी दो घड़ी के लिए तो दूसरी बात, मगर मंगनी, सालगिरह या बात पक्की होने जैसे फंक्शन, तौबा करो। कहते हैं हर तरफ औरतों को देखकर मुझे घबराहट होने लगती है। घबराहट या खुजली? गुल ने मामुश्किल जुबान तकाता फिक्रा रोका। मेरा जाना तो जरूरी है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। देखो जरा कितना सामान है। फंक्शन पर पहनने वाले जोड़े अलग, रात में पहनने वाले अलग, कल दिन पहनने वाले अलग। एक एक मजीद एहतियातन रख लिया है। कहीं घूमने फिरने या मिलने मिलाने का प्रोग्राम ही बन जाता है बच्चों के साथ होते। चप्पलें, ज्वेलरी, मेकअप अलग। अरे मैं जरा हेयर ड्रायर तो रख लूँ। वहाँ ये तो है, मगर इस्तेमाल करने वाले भी दर्जन भर, किसके हाथ आना है। वो यूं ही सामान फैलाते हुए बाहर को गईं और गुल बेदिली से उनके बच्चों के कपड़े तह लगा लगा के बैग में रखने लगी। जो तुम्हें एक बार भी पता चल जाए कि जिस वक्त तुम ये 16,000 की साड़ी, 4-5 लाख का जेवर पहन के, 12,000 का मेकअप करवा के फंक्शन में दूसरी औरतों से अपनी खूबसूरती और फिटनेस की दाद वसूल कर रही होती हो, तो ऐन उसी वक्त तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारा ही शोहर, तुम्हारी ही किसी मुलाजमा को, जो तुम्हारी ही उतरन पहनकर तुम्हारे ही बिस्तर पर बैठी होती है, उसके हुस्न को खिराज तहसीन पेश कर रहा होता है।
तब क्या गुजरेगी तुम पे। साड़ी के तो पुर्जे पुर्जे कर दोगी, और ये जेवर गहने एक एक करके फेंक। जहरीले अंदाज में सोचते सोचते उसे जैसे डंक सा लगा। वो बेयकीनी से बेड पर रखे जेवरात के खुले हुए डब्बे देखने लगी, जो तादाद में 8 थे। अभी के अभी उसके सामने कुसिया ने बात करते करते निकाल के बाहर रखे थे, और गुल को पूरा यकीन था उसे ना तो ये याद रहेगा कि उसने कौन कौन सा जेवर निकाला है, और ना ये याद होगा कि कितने डब्बे निकाले हैं। चंद सेकंड ही में उसके तेज दिमाग ने सारी प्लानिंग कर ली। वो फुर्ती से उठी और एक एक करके डब्बे खोले। एक मुल्तानी कड़ों का सेट था, पूरे 6 भारी भारी कंगन, साइडों के 2 जरा ज्यादा भारी और दरमियान में 4 निस्बतन हल्के। उसने दरमियानी 4 में से 2 निकाले। दूसरे डब्बे में दुबई से आई 2 दर्जन सोने की नफीस चूड़ियां थी, 4-5 यहाँ से पार की। इस तरह बाकी के सेटों में से भी किसी में से अंगूठी, किसी से बुंदे निकाले, कहीं झूमर उड़ा लिया। ये सारा काम एहतियात सिर्फ इसलिए थी कि पहली नजर में कुसिया को किसी गड़बड़ का एहसास ना हो, और दूसरी तीसरी नजर में तो वो वैसे भी उसकी पहुंच से दूर होने वाली थी। कुसिया के कमरे में दोबारा आने से पहले पहले उसने एक पुराने दुपट्टे की पोटली सी बनाकर उसे तेजी से बेड के नीचे डाल दिया और खुद दोबारा बैग तैयार करने लगी। ये ड्रायर भी रख देना मेकअप के बैग में। कुसिया आई और उसे ड्रायर पकड़ाने के बाद खुद जेवरात वाले डब्बे चुरमी बैग में ठोंसने लगी। गुल खामोशी से अपना काम कर रही थी। कुसिया ने चटती सी एक नजर उस पर डाली। बहुत चुप चुप हो। नहीं, बस ऐसे ही। वो अब्बा याद आ रहा था। गुल नहीं जानती थी कि कुसिया अम्मा जन्नत की वसासत से उसके अब्बा की खैरो खैरियत दरियाफ्त कर चुकी हैं। अच्छा, कुसिया को लगा जैसे वो गलती पे हों। शायद अम्मा जन्नते को ज्यादा पता ना हो और बेचारी का बाप वाकई बीमार हो क्यों नहीं आती वहां से। कुसिया ने गुल की मुश्किल आसान कर दी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाली थी, मगर झिझक रही थी कि अभी तो ली थी छुट्टियां। कोई बात नहीं, हो आओ, बल्कि अब्बा को ले आना, सारी बात बता देना इलाज वाली। मैं अपने भाई को फोन कर दूंगी। जी मेहरबानी। वो ममनून सी होकर उठी और कुसिया मुलाजमा को आवाजें देने लगी, सामान उठवा के गाड़ी में रखवाने के लिए। तुम जरा मेरा कमरा अपनी निगरानी में साफ करवा के बंद कर देना। जी अच्छा। वो मुस्कुराई, और क्यों ना मुस्कुराती, सब काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहे थे और खुद ब खुद। तुमने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से किया? यासिर ने छूटते ही सवाल किया। जवाब उसने पहले से सोच रखा था। अपनी बीबी जी से कर्जा लिया है। इतना बड़ा कर्जा? वो बेयकीन था। कर्जा तो वो मेरे दिल की तसल्ली के लिए कह रही हैं, वरना बहुत देने दिलाने वाली खुदा तर्ज खातून हैं। 1-2 लाख की इमदाद करना उनके लिए बड़ी बात नहीं। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। यासिर की अकड़ जागी। ना जाने सदका निकाला है या ज़कात। सदका हो या ज़कात, इस वक्त हमारी जो पोजीशन है उसमें यह भी जायज़ है। वो तेज लहजे में बोली। तुम अपना फलसफा मत झाड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ ये रकम तुम तक पहुंचानी कैसे है। और यासिर उसे तरीक़ाकार समझाने लगा। छोरी, तू फेर आ गई? भागा ने उसे देखकर हैरत से पूछा। क्यों, पाबंदी है कोई? वो फाड़ खाने को दौड़ी। कहाँ के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक, और कहाँ प्लानिंग के इस मोड़ पे सब गड़बड़ हो गई। जेवर बेचने और यासिर तक रकम ट्रांसफर करने के फौरन बाद उसका इरादा था फैसलाबाद के लिए निकल जाने का। उसी फैक्ट्री में एक खातून का आना जाना था। वो तीक का काम करती थी। उसने कई बार कुसिया से छुपकर गुल को ऑफर की थी अपने यहाँ मुलाजमत की, लेकिन एक तो गुल चंद सौ के फर्क के पीछे इतना अच्छा ठिकाना छोड़कर अनजान शहर में जाने का रिस्क लेने पर तैयार नहीं थी। दूसरी, यासिर की इस शहर में मौजूदगी उसे बांधे हुए थी। अब जब यासिर भी यहाँ नहीं था और उसका मजीद रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, तो उसने मौका से फायदा उठाने का सोचा। मगर शोमई किस्मत के बोतीक वाली खातून का नंबर उसके शोहर ने रिसीव किया और ये इतला दी कि वो 3 दिन बाद उम्रे से वापस लौटेंगे। गुल के तो हाथ पैर फूल गए। कुसिया के साथ इतना बड़ा हाथ कर देने के बाद अब उसमें कतन ये हौसला ना था कि वो यहाँ रुकती। फैसलाबाद जाना भी बेकार था। एक ही हवाला था उसके पास, और वो औरत अगले 3 दिनों से मिलने वाली नहीं थी। नाचार उसे यहाँ आना पड़ा। नौकरी से जवाब तो नहीं मिल गया? हाँ, मिल गया है। ले कर लेगा। भागा ने अफसोस से दोनों हाथ मिले। इतना तत्ता मजाज है तेरा। मैं तो पहला ही कहती थी कि तू नौकरी करने वाली नहीं, कर आई होगी फड्डा। तुम फिक्र मत करो, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ूंगी। 1 आध दिन में ही बंदोबस्त कर लूंगी अपना। ले, कौन कहता है तुझे? सदूरा अंदर आते हुए लहजे से शीरनी टपकाते हुए बोला। मेरे को क्या तेरी रोटियां भारी लगे हैं? तू तो मेरी इक्को धी रानी है शाला, जवानियां माने। मैं तो अब बस वापिस ही ना जाने दूंगा। गुल को हैरत का शदीद झटका लगा। अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में उसने बाप की जानिब से पहले कभी शफकत और मोहब्बत का मुजाहिरा ना देखा था। नी भागा, मर जानिए, कोई परोंठे तल मेरी शहजादी के लिए। वो बेहोश होते होते बची जब बाप के एक हुक्म पर माँ उठी और परात भर के आटा गूंदने लगी। ए टीपू, वो कबूतरों को दाना डाल रहा था जब बराबर की छत से छन्नों ने उसे आवाज दी। क्या है? वो बदतमीजी से चिल्लाया। आहिस्ता। छन्नों ने जरा डरते हुए होंठों पर उंगली रखी।
आ जाती है बड़े दीदों वाली, काली बूथी वाली, और डांट मुझे खानी पड़ती है, जलील कमीनी। वो छत से कंकर उठा उठा के मारने, गुस्से से उस पे मारने लगा। क्या कर रहे हो, पागल हो सचमुच के। चन्नू ने दोनों हाथ आगे करके खुद को बचाया। तू होगी पागल, शक्ल भी पागलों वाली है, दीदे बाहर को उबले हुए जैसे मरी हुई मेंढकी, और रंग देखा है अपना, जैसे छिपकली का पेट। गंदी गंदी मिसालें देकर उसका अपना ही जी मतलाने लगा। दफा, अपनी शक्ल देखी है, कुछ जैसे बड़े हुसन के पीपे हो, गज भर का लंबा मुंह, वो भी सूखे आमचूर जैसा। 6 फीट का छुआरा है तुम। जली भुनी चन्नों ने दिल की भड़ास निकाली। जरा लिफ्ट क्या देती हूँ, बकवास ही किए जाता है। नी, खुर्शीद ने ऊपर आते हुए ललकारा। क्या कहानियां डाल के बैठी है तू। चन्नों ने जो लहीम शहीम खुर्शीद को हाँफते हुए अपनी जानिब लपकते देखा तो झट उड़न छू हो चुकी थी। क्या कह रही थी? कह रही थी हुसन का पीपा हूं मैं, और लिफ्ट दे देती है, और पता नहीं क्या क्या। डोरे डाल रही थी तुझ पे। खुर्शीद ने टीपू के सर पर हाथ फेरा। वाह, मैं लिहाफ हूं जो मुझ में डोरे डालेगी। झल्ले, वो वाले डोरे नहीं, दूजे वाले। अच्छा, वो तो उसने तुमसे लिए होंगे। अम्मा कहती हैं तुमने भी अब्बा पे डोरे डाले थे। एक तो आपा की जुबान दिन ब दिन खुलती जा रही है, मेरे खिलाफ तेरे दिल में मैल भर रही है। दिल में भी, टीपू ने अफसोस से सर हिलाया। कितना नहाऊं मैं, पिछले हफ्ते तो नहाया था, लाल साबुन मल के काला कर दिया था। नाखून मैल, कानों में मैल, दांतों पे मैल, गर्दन पे मैल, और अब दिल में भी। गुलाबो वल सदूरा यहीं रहती है। लेडी कांस्टेबल ने झुग्गी के बाहर खड़े होकर कड़कदार आवाज में तस्दीक चाही तो आटा गूंथती गुल का दिल धक से रह गया। अभी तो एक रात गुजरी थी सिर्फ, इतनी जल्दी पता चल गया कुछ आपा को। हाँ, पर सदूरा खौफजदा भी था और मुतजब्जब भी। तुम कौन हो? सदूरा, गुलाबो का प्यो। निकालो अपनी लड़की को बाहर। कि ये थानेदार नहीं है, क्यों रोला पा रही है? भागा कमर पर हाथ रखे उसके सामने तन के खड़ी हो गई। क्यों निकालूं मैं अपनी छोरी को? क्या किया है उसने? डाका डाला है, रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके खिलाफ। जहां जाके जेवर बेचा है उस जगह का भी पता चल गया है। ज्वेलर ने तस्वीर देखकर गवाही दी है कि इस लड़की ने इसके पास 2,16,000 मालियत का जेवर बेचा है। 2 लाख? सदूरा चकरा के रह गया। भागा के भी होश उड़ गए। कभी वो लेडी कांस्टेबल और सिपाहियों को देखने लगती, कभी गर्दन मोड़ के अपनी झुग्गी की जानिब टुकर टुकर तकने लगती जहां गुल मौजूद थी। बुलाओ उसे बाहर, वरना हमें अंदर जाके घसीट कर निकालना होगा। गुलाबो, ए छोरी! भागा की कपकपाती लरसती सदा बुलंद हुई। अंदर दुबक कर बैठी गुल का रंग उड़ गया। कितनी भी जीदार सही, कितने ही बड़े रिस्क हंसते खेलते ले लेने वाली, हर काम में बिला झिझक और अपना अंजाम सोचे बगैर हाथ डाल लेने वाली, मगर थी तो एक 19 साला लड़की। पुलिस थाने के खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। नहीं आती, लगता है ठुड्डे मार के बाल घसीट कर लाना पड़ेगा। लेडी कांस्टेबल धड़ल्ले से आगे बढ़ी। ठहरो, एक गूंजदार आवाज पे वो रुकी। अंदर बैठी गुल के हवास भी झंझना उठे। कोई हाथ ना लगाए गुलाबों को। हिम्मत देखो उस लड़की की, कैसे लाखों का जेवर ले उड़ी। एक आध अंगूठी किसकाई होती, बटवे से 1000 का नोट निकाला होता तो मैं छोड़ भी देती। ऐसी छोटी मोटी चोरी चकारी सारी नौकरानियां करती हैं, किसका दाव नहीं चलता। मगर ये तो पेशावर लगती है। लगता है मासी जन्नते ने जबरदस्त धोखा खाया है। कुर्सियां खोल रही थीं और बड़ा मलिक मूंछों को ताव देता गुमसुम था। वहां जाते ही जो मैंने तैयार होने के लिए डब्बे खोले तो मेरा माथा ठनका। चालाक ऐसी के पूरा सेट कोई भी ना उड़ाया, सब में थोड़ा थोड़ा हाथ साफ किया, ऊपर से लेकर घर भी जाने का प्रोग्राम बना लिया। मैंने भी सोचने में वक्त जाया ना किया और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। 2 दिन छित्तर खाती रहेगी थाने में तो अगली पिछली सारी वारदातें उगल देगी। हो सकता है उसकी पहली गलती हो, मलिक ने दबे दबे लहजे में कहा। उसे अपने लपेट में आने का खौफ सता रहा था। लगता तो नहीं, ऐसी सफाई से और एतमाद से किया है उसने ये सब कि जैसे यही सब करके पैदा हुई हो। और वो जो फोन वगैरह आते थे उसे किसी मर्द के, मुझे लगता है आशिकी माशूकी नहीं, इसके टोले का साथी होगा। देख लेना, अभी पता चल जाएगा कि किस गिरोह से ताल्लुक है इसका। बख्शूंगी तो नहीं मैं। खबरदार जो किसी ने अंदर कदम भी रखा। शोके ने ललकारते हुए सिपाहियों को झुग्गी में जाने से रोका। तुम कौन हो? एक हवलदार ने तेवरी चढ़ा के पूछा। मेरा जवाई। सदूरा जल्दी से आगे बढ़ा। शोके को आते देख उसका हौसला बढ़ा था। चौधरी मंजूर के साथ इतने साल रहने की वजह से उसके बड़े ताल्लुकात थे। अच्छा, तो शादीशुदा है मुल्जमा? ओए, तुम बीवी के करतूतों से वाकिफ हो या फिर के उसके साझेदार? ना जी, गुलाबो ते कमारी है, ए मेरा वड्डा जवाई, वड्डी का मर्द। भागा ने वजाहत दी। किसने दर्ज कराई है रिपोर्ट? कौन है वो सूरमा? सामने आते हुए शोके ने ललकारा। जवाबन लेडी कांस्टेबल ने तफसीलात से आगाह किया। गल बात कराओ मेरी उस पार्टी से, देखते हैं कितने में मामला मुकता है। 2 लाख का मामला है, वो लोग आराम से नहीं बैठने वाले। ओए, शोके को बड़े बड़े बिठाने आते हैं, ना बैठे तो लटा देगा शोका। शोके ने मूंछों को ताव दिया।
लेडी कांस्टेबल जरा दब सी गई। ठीक है, मगर ये सब बातें बाद की हैं, अभी तो कार्रवाई हर हाल में पूरी करनी है। लड़की को थाने लेकर जाना ही है, फिर जो लोग वो चाहें। गुलाबो थाने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, शौके ने हतमी अंदाज में कह दिया। बाहर से आते आवाजें सुनती गुल के अंदर नया हौसला जाग रहा था। क्यों, तुम्हारे पास कबलस गिरफ्तारी जमानत है? ओए शोका ये बकवास नहीं जानता, बस इको गल जानता है कि साडी कुड़ी थाने नहीं जाएगी। है किसी माई के लाल में दम, त्यागे हो और हाथ लगा के दिखा। वो जोर से गरजा। इस बार सदूरे ने भी अपनी अंदर धुंसी चंद इंच की गर्दन बाहर निकाल ली और मुदब्बिर सा नजर आने की कोशिश करने लगा। कानूनी कार्रवाई में खलल डाला तो तुम्हें भी साथ डाल देंगे जीप में। ओए कोई लेने वाली गल कर, कितने में गल निपटानी है? शोके ने जेब में हाथ डाला और लेडी कांस्टेबल और सिपाहियों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। छोरी घुन्नी करतूतों वाली निकली तू तो। भागा उसके सर पर पहुंची कचौके लगा रही थी। 2 लाख दा जेवर किधर छुपा के रखा है? माई मेरे मुंह ना लग। गुल ने जोर से उसका हाथ झटका। भला पुलिस बुए पे है और इसके नखरे। भागा ने उसके बाजू पर जोर की चुटकी भरी। वो बिलक उठी। जल्दी दस, किधर रखा है जेवर? बेच दिया है, बताया तो है पुलिस ने। वो बाजू से हिलाते हुए नागवारी से बोली। शौके के आ जाने से और पुलिस के सामने डटकर खड़े हो जाने से जरा हौसला मिला था उसे, जब भी बात कर पा रही थी, वरना कुछ देर कबल तक तो गिग्गी बंदी जा रही थी। ए चोरी, भागा ने उंगली नाक की मोटी कील पर रखते हुए भरपूर हैरत का इजहार किया। मतबल कि तूने सच्ची में चोरी की है? मैंने समझा कि पुलिस जाती कर रही है। हाँ की है मैंने चोरी। कौन सा बट्टा लगा दिया है तुम्हारे आला नसब खानदान पे? कौन सी अगली पिछली 7 नस्लों के मुंह पे कालक थोप दी है और फाड़ खाने को दौड़ी? बहुती बकवास ना बक, पैसे निकाल। भागा ने भी आंखें दिखाई। गुल ने हैरत से उसे देखा। उसे अपने माँ बाप के बारे में कतन कोई खुशफहमी नहीं थी। जानती थी वो हद से ज्यादा लालची, मौका परस्त और तोता चशम है, लेकिन यह धचका फिर भी लगा कि इस वक्त जबकि कोठरी से चंद कदम के फासले पर पुलिस खड़ी है, उसे थाने घसीटने की बात हो रही है, तो इस नाजुक मौके पे भी वो उसकी फिक्र करने या उसे बचाने का सोचने की बजाय रकम का मुतालबा करेंगे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ले गल करती है, पैसे नहीं है? 2 लाख का जेवर बेचा है तूने, किधर गया है पैसा? खर्च हो गया। बक बक बंद कर। मरुंडा लेकर खा गई है 2 लाख का। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास 2000 भी नहीं है। वो जेवर मैंने चराया जरूर था, मगर तुम लोगों पे से वारने के लिए नहीं। जिस काम के लिए लिया था वही काम पूरा किया और अब मैं खाली हाथ हूँ। तेरे खाली हत्था में लगेंगी अब हथकड़ियां। बता कौन से यार को दे के आई है पैसा? हाँ यार को देकर आई हूँ, कर लो जो करना है। मैं की करना करेगी तो अब पुलिस तेरी हड्डियां सेंकेंगी थाने में, तब स्वाद आएगा तुझे अकेले पैसा हजम करने का। खसमाक खानी, ये क्या शोर मचाया हुआ है मासी? हमेशा दस्तक देकर या खंकार कर आने वाला शोका इस बार बेधड़क अंदर घुसाया और भागा के हाथ में गुल की चुटिया देकर भड़क मारी। फड़ इसकी बांह और दे पुलिस के हाथ में। भागा ने गुल के कमरों में धमौका जड़ते हुए उसे आगे को धक्का दिया। वो लड़खड़ा के गिरने को थी कि शोके ने लपक कर उसे संभाल लिया। दिमाग खराब है मासी, अपनी लड़की को पुलिस के हाथ दे रही है। ये मेरी कुड़ी नहीं, साक है मेरी। साक का मतलब दुश्मन, शरीके में से है। भागा गुस्से से बेकाबू हो रही थी। सदूरा भी अंदर चला आया। की खप्पे, तेरी औलाद का स्यापा रो रही हूँ। ये खसमा नुखानी 2 लाख कल्ले कल्ले डकार आई है, ऊपर से कहती है यार को दे के आई हूँ। न तेरा कौन सा यार होना है? तू प्यो की सगी ना बन सकी तो किसकी बनेगी? अच्छा, यानी डाके मार मार के तेरी झोली हराम की कमाई डालती रहूं तो तब सगी, या फिर मरूफा की तरह बेगैरती की जिंदगी जीती रहूं तब सगी? मरूफा के जिक्र पर शोके के मुंह का जायका तलक हो गया। चलो बस करो रोला, ऐसा ना हो मैंने पुलिस की जेब गर्म करके वापस भेजा है वो मुड़ाए। चली गई पुलिस? गुल ने बेयकीनी से पूछा। कैसे ना जाती, मेरे होते कोई हाथ लगा सकता है तुझे? शोके ने मूंछों को बल देते हुए सुरमे से भरी आंखें बड़े आशकाना अंदाज में उस पर गाड़ के कहा। पूरे 2,80,000 पे गाल मुकी है। सदूरा के लहजे में मलाल घुला था, जैसे गुल के बदले में ये सारी रकम उसके जेब से जा रही हो। 2,20,000 रुपया उन बखील लोगों के मुंह पे मारने के लिए और 60,000 पुलिस की जेब में। शौके ने फखरी अंदाज में अपनी कारकर्दगी जताई। अब कोई माई का लाल हाथ तो लगा के दिखाए मेरी औरत को। गुल सर से पैर तक काम गई। उसने तड़प कर माँ को देखा और खुद मुंह फाड़े कभी शोके को तो कभी सदूरे को देख रही थी, जो थके हरे अंदाज में पैरों के बल कच्ची जमीन पर बैठा था। अब मैं चला जरा हट्टी पे। हट्टी का मतलब दुकान। नमाने किधर संभाल पाते हैं? नमाने का मतलब बच्चे। ध्यान रखना पड़ता है कारोबार का। और फिर अभी अभी 2,80,000 रुपए का टीका लगा है, ये नुकसान भी पूरा करना है। चंगा फिर रब रखा। वो हक्का बक्का खड़ी गुल को देखकर एक मुस्कुराहट उछालता निकल गया। उसके निकलते ही भागा ने अपनी छाती पीट डाली। मेरी दूजी कुड़ी भी डकार गया संपोलिया, काणी अख वाला। और सदूरे तू चुपचाप सुनता रहा जब वो गुलाबों को अपनी जनानी आख रहा था, जिसने 2,80,000 देके छड़ाई है जनानी उसकी। सदूरा चिल्लाया और खूंखार नजरों से गुल को घूरने लगा। की सोचा था इसके बारे में?
ये हुई 3 लाख आप शोके के खीसे से निकलवाता तो स्वाद भी था। खीसा मतलब जेब। पैसा भी उड़ गया और कुड़ी हंस से गई। साढ़े हत्थे की रहा कख भी नहीं। और भागा ने उठ के ताबड़तोड़ उसे पीटना शुरू कर दिया जो अब तक सत्ते के आलम में थी। घाटे दी औलाद जोंक होर कुछ नहीं ते ओही 2 लाख दे जा जो जेवर बेच के खरे किए थे। कुछ ते सुख दे जा माँ प्यू को। गुलाबो ने न माँ के ताबड़तोड़ बरस से हाथ रोके न मुंह से सिसकी निकली। वो चुपचाप पिटती रही और किस्मत के इस अचानक पलटे के बारे में हैरान होती रही। इस सूरत हाल के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। निमटती कैसे? यहाँ से यासिर को फोन भी नहीं कर सकती थी। खत वहां तक पहुंचने में ही कितने दिन लग जाते। और शोका वो तो ऐसी नागहानी आफत था जो किसी भी वक्त उस पर टूट सकता था। और ऐसा ही हुआ। उसकी जानिब से 1 घंटे बाद ही पैगाम आ गया कि शाम को निकाह के लिए तैयार रहे। वो मौलवी लेकर आ रहा है। और ये पैगाम लाने वाली कोई और नहीं शोके की तीसरी बीवी रफिया थी जो ऐसे खा जाने वाले तेवरों के साथ गुल को घूरे जा रही थी। उसके हाथ आने पर पुर्जा पुर्जा ही तो अलग करके रख देगी। शाम और शाम में देर ही कितनी है। गुल ने जहीर की अजान को गूंजते सुना। गुल ने जोहर की अजान को गूंजते सुना और अपनी धड़कन डूबते हुए महसूस की। इस तारीख बोसीदा मुताफन कोठरी में शोक का आलम था। भागा उसे रोने पीटने और कोसने के बाद निढाल सी एक जानी पड़ी थी। न जाने सो रही थी या जाग रही थी। सदूरा जलता कुर्ता बाहर की खाक चाने निकल पड़ा था। जाहिर है तकरीबन 3 लाख का घाटा हुआ था उसे। गुल के बदले ये 3 लाख वो आसानी से शोके से हथिया सकता था। लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। शोका जितने पैसे एक औरत के लिए खर्च कर सकता था वो कर चुका था। उसकी बला से ये पैसे गुल के माँ बाप के पास जाते या उन लोगों के पास जिनसे उसने गुल की गुलू खुलासी कराई थी। वो उसे जीत चुका था, खरीद चुका था और अब कुछ ही देर में अपनी जीत का जश्न मनाने आने वाला था। गुल ने अपने सामने पड़े आतिशी गुलाबी कामदार जोड़े को कराहियत आमेज नजरों से देखा जिसमें से अब तक किसी के पसीने की बदबू आ रही थी। न जाने शौकी की दूसरी बीवी की उतरन था या तीसरी की। खरीदी हुई औरत पे कौन इतनी फ्याजी दिखाए कि उसे नए गहने लत्ते लेकर दे। पहले ही वो उसे खासी महंगी पड़ी थी इसलिए निकाह के लिए आया सभी सामान इस्तेमाल शुदा था। सिलवटों से पूर्व क्रेप का कामदार आतिशी गुलाबी जोड़ा, कामदार दुपट्टा जो जगह जगह से मसला हुआ था और जिसका दबका मध्यम पड़ रहा था, सोने का ग्लोबन जो शायद किसी की गर्दन की सारी मैल उतार के स्याही माइल हो रहा था, और शोका जो खुद कई बार कई औरतों का इस्तेमाल शुदा था। गुल को घिन के मारे उबकाई आने लगी। उसने पैर मार के पास पड़े सामान को चारपाई से नीचे गिराया। खुद चप्पल पैरों में अड़सी और सीधे अम्मा जन्नते के पास जा पहुंची। अम्मा मुझे बचा लो, मुझे शोके के हत्थे नहीं चढ़ना। उसने किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत और बेतासुर बैठी अम्मा जन्नते के पैर थाम के दुहाई दी। अम्मा मुझे नहीं बिकना, मुझे नहीं रहना ऐसे मर्द के साथ जो मेरी बहन की दलाली करता रहा हो। वो भी तो ऐसी औरत को निकाह करके अपने साथ रखने जा रहा है गुलाबो, जिसके नाम पे चोरी का बट्टा लग चुका है। आखिर अम्मा जन्नत के मुंह से अल्फाज निकले भी तो वो जो उसे गंग कर गए। वो हैरान बेरान निगाहों से उसे तकने लगी। अलबत्ता उसके हाथ जो अम्मा जन्नत के सफेद झुर्रियों वाले पैरों पर जमे थे सट पड़ते गए। गुलाबो तूने चोरी की थी? इस बार उनके लहजे में एक आस थी जैसे वो जल्द अज जल्द उसका जवाब सुनना चाहती हों और वह जवाब हर हाल में इनकार में हो। बता मेरी बच्ची, ये झूठ है, बहतान है ना? बोल। जैसे जैसे उसकी खामोशी का दुरानिया तवील होता गया वैसे वैसे उनकी बेताबी और इस्तराब बढ़ता गया। वो चुप ही रही। कहने को कुछ ना था। सच सुनने की उनमें ताब ना थी, झूठ बोलने की उसमें हिम्मत ना थी। फिर उसने अम्मा जन्नती की आंखों में वही सन्नाटा उतरते देखा जो उसकी जात को अपने हिसार में लिए हुए था। उनका सिर्फ एक नजर देखना गुल को नजरें चुरा लेने पर मजबूर कर गया, क्योंकि उसकी एक नजर में पिछले 10-11 सालों की तरबियत और इल्म के सिले का मुतालबा था और वो ये सिला अदा करने के अब काबिल ना रही थी। उसने नजर चुराई और अम्मा जन्नते ने एक झटके से अपने पैर उसके हाथों से आजाद करवाए। अम्मा वो हरासा हो उठी। ये आखिरी सहारा भी खोने को था। मुझे ये नापाक हाथ ना लगा गुलाबो। तू जानती है नबी सोहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये हाथ अब कटेंगे तो तेरा वजूद पाक होगा। मुझे ये हाथ ना लगा। ये हाथ अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सजा के हकदार हैं। मुझे गुनाहगार ना कर, नापाक ना कर। जा, तू जा यहाँ से। वो सर्द लहजे में कहती वहां से उठ गई। अम्मा यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? यही तो मेरा ठिकाना है। आपको तो मैं यहाँ, उसने ना जाने क्या याद दिलाना चाहा था मगर वो सुनने पर तैयार ना थी। इतने सालों इस सहन में बैठकर तूने क्या पा लिया गुलाबो जो अब पाएगी? मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है कि मैं तुझे इतने अरसे में कुछ ना बना सकी, ना अच्छी इंसान ना मुसलमान। वो उसकी जानिब पीट करके वजू करने लगी और गुलाबो मन मन होते कदमों को घसीटते हुए वहां से निकलने लगी।
दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर उसने एक आखिरी नजर उस चंद फीट चौड़े लाल इंटों वाले सहन पर डाली। इस एक नजर में वो सारे मंजर समेट लेना चाहती थी। इस कोने में उसने अम्मा जन्नत को पहली बार बैठे देखा था और हल्के गुलाबी मलमल के बड़े से दुपट्टे की बुकल मारे मोहल्ले के बच्चों को बाकायदा पढ़ा रही थी। तब वो इतनी कमजोर नहीं थी, चेहरा भरा भरा सा था, बाल भी सफेद होने अभी शुरू ही हुए थे। उसे अभी तक याद था कि यही वो पहला चेहरा था जिस पर उसे देखकर मुस्कुराहट उभरी थी, बड़ी मुलायम, बड़ी शफीक सी मुस्कुराहट। और फिर उस दिन सिर्फ गुलाबों की खातिर, एक कम्मी की लड़की, एक चंगड़ की बेटी की खातिर उन्होंने गांव के मतमूल घराने की बहू को नाराज किया था। उसके बच्चों को जो मुआवजा देकर पढ़ते थे वापस भिजवाना गवारा कर लिया, मगर इस फाकों की मारी को घुटने के साथ लगाकर बिठा लिया, जिसके घर वाले उनके मशहूर होने की बजाय उल्टा आ के बातें सुनाने लगे, अपनी बच्ची को नकारा बनाने के इल्जामात के साथ। और वो सीढ़ियों के नीचे बना मुख्तसर सा बावर्ची खाना, वो चूल्हा जिस पर गारे का लेप भी गुल ने ही किया था पिछली बार, इसी चूल्हे के पास बैठकर उसने अम्मा जन्नत से पहली बार कुछ पकाना सीखा था, सूजी का हलवा। और वो चौकी जिस पर बैठकर वो अम्मा से अपने जुओं से भरा सर साफ करवाया करती थी। जब वो तंग आ जाती या बैठे बैठे कमर थक जाया करती तो उकता के उसके सर पर चपत लगाने लगती। क्या अब इस सहन, इस चूल्हे, इस चौकी पर मेरा कोई हक नहीं रहा? उसने खुद से सवाल किया। वो जब भी यहाँ से जाया करती थी खाली दामन नहीं जाती थी, पल्लू से ढेर सारी दुआएं और नसीहतें बांध के ले जाती थी। और जाते जाते भी आखिरी समय जब मुड़कर देखा करती तो उनके होंठ हिल रहे होते थे। पता नहीं कौन सी आयत का विर्द करने के बाद वो उसकी जानिब फूंका करती और वो सरशार सी चल दिया करती, लेकिन आज वो लब सख्ती से भिंचे हुए थे। नहीं, कोई हक नहीं रहा। आज ये चौखट आखिरी बार पार कर ले, बस बस। इसके बाद तेरी एड़ियां इन पाक ईंटों को छू भी नहीं सकेंगी। उसके दिल ने उसे हतमी फैसला करके सुना दिया। अम्मा जी, एक बार मेरी भी तो सुन लें। उसने शिद्दत के साथ चिल्लाकर कहना चाहा, मगर लब फड़फड़ा कर रह गए। वो जानती थी असल बात तो वो मर के भी ना बता पाएगी अम्मा को। अगर उसने वाकई ये रकम अपने माँ या बाप के इलाज की खातिर चुराई होती तो शायद वो माफ कर भी देती, लेकिन यासिर, उसका नाम वो उनके सामने लबों पर नहीं ला सकती थी, इसलिए उसने दिल को पत्थर करते हुए वो चौखट पार कर ली। ये आपा, खुर्शीद ने बड़े लाड में आकर बड़े ही चाव के साथ उसके पास खिसकते हुए पुकारा था, मगर वो सुनते ही मुंह में भरी पान की पीक संभालती जल्दी से बोली, परे हट। आपा की कुछ लगती तो बदअतवार, बस जुबान। आए हाय आपा, तुम्हारा नाम इतना बुरा है कि जुबान पे आते ही मैं बस जुबान हो गई। खुर्शीद ने कमाल भोलपन से पूछा तो उन्हें और आग लगी। मैं कहे देती हूँ खुर्शीद, मेरे मुंह ना लगियो। नहीं लगती, मुझे शौक भी नहीं है पान के गतावे में मुंह लुथड़ने का। मैं तो कहने आई थी कितना अरसा हो गया है हमारे घर में शहनाई नहीं गूंजी, ढोलक नहीं बची, ना कोई नाच गाना हुआ, ना कोई रौनक लगी। यूं कहो कि मेके की याद सता रही है। जन्नत बेगम ने बड़ा ढूंढ के वार किया। खुर्शीद के किसी चचा को गाने का शौक था, खुद तो हारमोनियम दबा के बजाते ही थे, ब्याह कर भी किसी गाने वाली को ही ले आए। इस बात का ताना जन्नत बेगम सोतन को दिया करती थी। मेके में जो रौनकें लगा करती थीं वो यहाँ कहाँ। यहाँ ना हारमोनियम की पी पी, ना गजरे की महक, ना घुंघरुओं की छन छन, ना पक्के रागों की सारे गा माँ। हाँ, बस 24 घंटे एक तुम्हारी बकबक। खुर्शीद ने जलकर जवाब दिया। हर वक्त सोतनापा ही निभाती रहना। मैं जो बिगड़ी ना तो अकेली इस मंजी पर बैठी पान की जगाली करती रह जाओगी। और तुम्हारी ऊंचे खानदान वाली जिठानी, वो तुम्हारी कुड़मनी, तुम्हें मजा चखा के रख देगी। बड़ी आई मेके के ताने देने वाली। खुर्शीद ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा और उठ के जाने लगी। ए खुर्शीद, सुन तो, मैं तो मजाक में। जन्नत बेगम के हाथ पैर फूले। वाकई ये एक हकीकत थी। इस दबंग शख्सियत वाली जिठानी के आगे वो अव्वल दिन से दबी हुई सी रहती आ रही थी, ता वक्ते के खुर्शीद ना आ गई। खुर्शीद के आने से पहले तो वो सोतन के जलापे में ही अदमुई हो गई। अब जबकि बेटी जवान हो चुकी थी, ब्याहने के लायक थी, बैरिस्टर साहब को ना जाने क्या सूझी जो मुल्तान से ये सौगात उठा लाए, जो किसी तरह भी जन्नत बेगम के हमपल्ला नहीं थी। जात बरादरी से तो अलग थी ही, तबकाती फर्क भी नुमाया था। और फिर शक्लो सूरत, कहाँ जन्नत बेगम, बादाम की सी रंगत, बूटा सा कद, नाजुक सरापा, मुहीन आवाज, लखनवी लबो लहजा, सलीका खानदानी निजाबत, अपने जमाने की मुनासिब तालीम। और दूसरी जानिब खुर्शीद, उजट गंवार, 5 फीट 9 इंच कद के साथ, 85 किलो वजन, गहरी सांवली रंगत, पाटदार आवाज, मोटे नैन नक्श, किसी काम का ना तरीका ना सलीका। जरा भी तो मुतासिर कुन शख्सियत नहीं थी। पता नहीं किस अदा पर मर मिटे होंगे बैरिस्टर साहब। क्या इन फटी एड़ियों, क्या मेहंदी रंगे पीले नाखूनों वाले, मोटी काली उंगलियों वाले मर्दाना से नजर आते हाथों पे,
जामनी रंग के मोटे होंठों पे या इनसे झांकते बड़े बड़े मगर सफेद दांतों पे जो हर बात पे निकल आते थे। ये बात जन्नत बेगम अब तक ना समझ पाई थी। अब तो खैर इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, मगर तब दिन रात इसी बारे में कुटती रहती थी। जहां आरा ने पहले ही मत मार रखी थी, ऊपर से शोकन भी आ गई। उन्हें अपने दिन तमाम होते नजर आए, मगर फिर एक दिन जो 1 माह पुरानी ब्याह के आई दुल्हन खुर्शीद का धुआंधार मार्का जहां आरा बेगम के साथ मुलाहिजा फरमाया तो दंग रह गई। ये जो अब तो हर ये जौहर तो अब खुला उन पे अपनी सौतन का। वो जो दिन रात सोचों में गर खुर्शीद की जात का वो पहलू तलाशती रहती थी जिस पर उनके तई बैरिस्टर साहब लट्टू हुए होंगे। शायद यही जीदारी, यही बेधड़कपन होगा। और वो भी फौरन ही फिदा हो गई और अपनी इस सोच से दोस्ताना घाटने में ही अपनी भलाई जानी। और गुजरते वक्त ने साबित किया कि इनका वो फैसला दुरुस्त था। भले उनके इसके पीछे एक गर्ज थी जहां आरा के मुकाबले में अपना पलड़ा भारी रखने की, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो जान गई कि खुर्शीद की जात में सिर्फ 2 ऐब थे। एक तो ये कि कुदरत ने उसे ज़ाहिरी शख्सियत ऐसी दी थी कि उसके बारे में पहला हत्ता कि दूसरा तीसरा तासुर भी नागवार ही पड़ता था, और दूसरा ऐब ये था कि वो उनकी सौतन थी। लेकिन फिर भी वो जानने लगी कि अंदर से खुर्शीद क्या थी। वो ताज़ा नारियल के जैसे थी, बाहर से सख्त और बहुत जोर से टकराने के बाद फूटती, मगर जब फूटती तो झरझर मीठा ठंडा ठार पानी अंदर से बहने लगता। और फिर जब वो जन्नत बेगम की खातिर सीना ठोंके जहां आरा बेगम के खिलाफ मैदान में उतरने लगी तो समझो खुर्शीद के बगैर उनका लुकमा तक तोड़ना हराम हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ खुर्शीद भी अपना ये मजबूत हथियार और उसकी कदर कीमत जान गई, इसलिए जब भी देखती जन्नत बेगम के तेवर नखरीले हो रहे हैं देने लगती तड़ियां, और जन्नत बेगम के हाथ पैर फूल जाते जैसे इस वक्त फूल रहे थे। जरा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं करती। लो भला, अब हम 2 सखियां एक दूजे के संग हंसी ठठोल भी ना करें तो तन्हाई के जाड़े में ठुठर के ही रह जाएं। इधर आ। और खुर्शीद दिल ही दिल में मुस्कुराती ऊपर से मुंह बनाती दोबारा घुटने से घुटना जोड़ के बैठ गई। अब बता क्या कहे जा रही थी? यही कि हलीमा के ब्याह के बाद दोबारा इस छत पर बत्तियों की लड़ियां ना लटकी। शब बारात और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते तो हैं सगीर मियाँ। आए हाय आपा, मतबल तो समझा कर। मैं ये कह रही थी इतने सालों में कोई और शादी नहीं हुई इस घर में, तो किसकी होती भला? ले, अपने टीपू की। शेर जवान है मेरा पुत्र। घास चर गई हो क्या? टीपू की शादी कैसे हो सकती है? जैसे औरों की होती है। उसकी क्या गिरजे जाके होगी? इस भोला खप्ता को कौन देगा अपनी बेटी? किसकी भारी होगी भला? कैसी माँ है तू आपा? माँ हूं मगर अंधी नहीं हूं, खुदा न खास्ता। मेरा तो इतना जी करता है अपने टीपू के सर पे सहरा सजे, उसकी दुल्हन आए, उसके ढेर सारे बच्चे हों, मुझे दादी दादी कहते मेरे कांधे पे चढ़े, कोई उधर से खींचे कोई उधर से पकड़े। खुर्शीद के अंदर को धुंसी गोल आंखों में अलोही सी चमक बेदार होकर उन्हें बड़ा खूबसूरत और नरम सा तासुर दे रही थी। जन्नत बेगम के दिल में होक सी उठी। कुछ जुगनू खुर्शीद की आंखों से उड़ते हुए उनके पलकों के किनारे भी आकर बैठने लगे तो उन्होंने जल्दी से पलकें झपकते हुए उन्हें इस मिनडेर से उड़ा दिया। तुम्हारा क्या है खुर्शीद? तुम्हारा जी तो दिसंबर में आम खाने को भी करता है। अपने जी की भली कही तुमने। बस मुझे नहीं पता। टीपू की शादी करा आपा। पागल हो गई है क्या? गुड्डे गुड़िया की शादी करा ले, इतना ही बचपना जाग उठा है तो। आखिर टीपू की शादी पे तुझे क्या तकलीफ है? वो तो नक्कर पूछने लगी। करीब था के लड़ी पड़ती। मुझे क्या तकलीफ होगी खुर्शीद? जन्नत बेगम के लबों से आह निकली। मुझे तो। वो दिल की बात बताते बताते रुक गई। कहीं इस ख्वाहिश का इजहार की राह मिल गई तो ज्यादा मुंह जोर ना हो जाए। मगर बाकी लोगों को तो होगी, सबसे ज्यादा उस लड़की को जिसे हम ब्याह कर लाएंगे। अगर टीपू की जोड़की ही लाए तो क्या फायदा? एक तो बाउला है ही, दूजी बाउली लाके घर भर अपना माथा फोड़ेगा क्या? और अगर भली चंगी लाते हैं तो ये उसके साथ जुल्म होगा। टीपू खुद को संभालने जोगा नहीं, बीवी की जिम्मेदारी क्या निभाएगा? ना, मैं तो ना लूं किसी की बद्दुआ। और फिर सगीर मियाँ, उन पे एक और बोझ डालने वाली बात होगी। दामाद भी है, भतीजा भी है, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त किए जा रहा है, वरना टीपू ने तो। बस कर आपा, मेरे पुत्र को ज्यादा ना कुछ कह। खुर्शीद को टीपू में कोई ऐब नजर ही नहीं आता था। मैं आपे ले आऊंगी अपने लिए कोई नू मुल्तानो। खबरदार। जन्नत बेगम फौरन संजीदगी और मलाल का खोल तड़क के बाहर निकली। खबरदार जो तू अपनी जैसी कोई दूसरी द्योनी यहाँ लाई तो। गजब खुदा का, एक गोश्त का पहाड़ कम है क्या? ईंटें हिल गई हमारे मकान की। मेरे सुसर बहिश्ती ने अपने वक्तों में बनवाया था तो अब तक सलामत है। होता कोई आज के जमाने का मुँह सीमेंट प्लस्तर का बना हुआ तो दीवारें हिल गई होती एक एक सतून की, और ये चली है तो बुनियादें हिल गई होती एक एक सतून की, और ये चली है अपने खानदान का दूसरा नमूना लाने के लिए। चुपकी बैठी रहे, हाँ नहीं तो। मासी, मासी, तेरा ब्याह हो रहा है। गली में से छोटा भागता हुआ आया और उसकी टांगों से लिपट गया। वो अभी अभी अम्मा जन्नत के घर से निकल रही थी। अब्बा कह रहा था तो अब मासी से बेबे बन जाएगी मेरी,
اور تو اور دونوں جھگی سے نکل کر ابے کے کوٹھے پر چلے جائیں گے۔ ابے نے تیرے لیے پکا کوٹھا بنوایا ہے، لال اٹوں والا، اور چٹی کلی والی کندے ہیں ماسی۔ 10 نا، ہم رہیں گے نا وہاں اب؟ گل نے خالی خالی نظروں سے اس میلے کچیلے بہتی ناک والے اور ہر وقت لال رہنے والی آنکھوں والے بچے کو دیکھا۔ اسے اس کی اور ایسے ہی 2 اور بچوں کی آیا ماں بننے کے خیال سے ہی کھڑے کھڑے موت آنے لگی۔ وہ اس کی بہن کی اولاد تھی، اس کی بہن کی جو اب نہ رہی تھی۔ اب اسے یہ صرف شوقے کی اولاد لگ رہے تھے۔ کبھی اسے ان بچوں سے ہمدردی تھی، محبت تھی۔ انہیں کوڑا چنتے دیکھ اسے دکھ ہوتا تھا، ان کو دوسروں کا جھوٹا کھاتے دیکھ اسے رونا آتا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ شوقا انہیں اپنے ساتھ لے جائے اپنے گھر، تاکہ انہیں 2 وقت پیٹ بھر کھانا تو مل سکے، شاید وہ انہیں اسکول بھی داخل کروا دے گا۔ لیکن اب شوقا انہیں لے جانے پر تیار تھا تو وہ تاوان ساتھ جانے پر تیار نہیں تھی۔ اب اسے رہ رہ کر ان کے ہونے پر ہی تاؤ آ رہا تھا۔ یہ نہ ہوتے، بلکہ معروفہ کی شادی نہ ہوتی شوقے سے، شوقا کبھی ان کی زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ معروفہ نہ مرتی، اگر مرتی بھی تو دوسری یا تیسری بیوی ہی سے شوقے کا دل لگ جاتا۔ اسے ایک اور شادی کا خیال نہ آتا، اگر آتا بھی تو گل اس کی پسند کے معیار پر پورا نہ اترتی۔ کاش یاسر نہ جاتا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ کاش بڑے ملک اس کی عزت کو خطرے میں نہ ڈالتا اور مایوسی کی آخری حد پہ جاتی انتقام اور بغاوت کے زہر سے ابھلتی وہ قدسیہ کا زیور چرانے پر مجبور نہ ہوتی۔ کاش یہ نہ ہوتا، جو سب ہوا ہے وہ سب نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونا تھا اسے ہونے سے روکنا تھا۔ وہ ایسی تھی ہی نہیں کہ خود کو حالات کے دھارے پہ بہتا چھوڑ دیتی، اپنے ساتھ قدرت کو ہر انہونی آرام سے کرنے دیتی۔ اس نے حقارت کے ساتھ چھوٹے کو پرے دھکا دیا۔ جا دفع ہو اپنے ابے کے پکے کوٹھے پر، جا اپنے ساتھ اپنی کسی ہوتی سوتی مرجانی کو لے جا۔ اماں جنتا کے ٹکرانے کے بعد وہ انتقاماً ایسی زبان عرصے بعد استعمال کر رہی تھی جو انہوں نے جتن کر کے چھڑوائی تھی۔ لیکن ماسی، وہ خالہ کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جا کے اپنے ابے کی میت رو، جا۔ اس کے دھارنے پر وہ سر پٹ ننگے پاؤں لیا بھاگا۔ گل نے دوپٹے کا پلو کھول کے دیکھا، 350 روپے تھے۔ اس نے کانوں کو ناک کو ہاتھ لگایا، سونے کی چھلکا سی بالیاں تھیں اور ناک کی کیل جو یاسر نے جانے سے پہلے بنوا کے دی تھی۔ یہ ذرا سی بات پہ ناک چڑھا لیتی ہو نا، اس کے لیے دے رہا ہوں کیل۔ حالانکہ کیل نہیں نکیل ڈالنی چاہیے تمہیں، اس نے بظاہر چڑھاتے ہوئے لیکن محبت سے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ ایسا ہی تھا، وہ کھل کے کبھی پیار نہیں جتاتا تھا، بس اس کے انداز سے جھلک جاتا تھا۔ گل نے ناک کی کیل کو آہستہ سے ہلایا۔ یہ یاسر کی نشانی تھی، اس کا تحفہ، اسے وہ زیادہ راہ کے طور پر استعمال کرنا گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ بالیاں اتار کے انہیں 350 روپے کے ساتھ باندھ لیں اور اپنی پتلی گلی میں مڑ گئی جو سیدھی بڑی سڑک پر نکلتی تھی۔ وہاں سے وہ کسی بھی بس ویگن کو ہاتھ دے کر روک لیتی، بھلے وہ کسی بھی شہر جا رہی ہو۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر تو ضرور ڈرائیور ازراہ ہمدردی بس روک ہی لے گا۔ ویگنوں والے اڈے تک جانے کا نہ وقت تھا، نہ وہ رسک لینا چاہتی تھی۔ اسے گھر پہ موجود نہ پا کے شوقے نے سب سے پہلے وہیں کا رخ کرنا تھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی وہ سڑک پر آئی۔ دن تیزی سے ڈھلک رہا تھا، شام ہونے ہی والی تھی۔ شام جس کے آنے سے پہلے اس نے یہاں سے دور نکلنا تھا۔ اس کی قسمت کے سڑک پر آتے ہی سامنے سے بس آتی نظر آ گئی۔ اس نے روکا اور وہ پوچھے بغیر سوار ہو گئی کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے۔ وہ تو جب بس چل پڑی اور کنڈکٹر ٹکٹ لینے کے لیے آواز لگاتا اس کے پاس آیا تو پتا چلا 40 روپے مرید کے، 40 روپے مرید کے۔ وہ چونک اٹھی، وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک تو شوقا سب سے پہلے وہاں پہنچتا کیونکہ وہیں وہ ملازمت کرتی تھی اور سب سے پہلا دھیان اسی جانب جاتا، اسی لیے وہ یہ سوچے ہوئے تھے کہ بالکل کسی انجان جگہ چلی جائے گی۔ دوسرا، وہیں سے وہ واردات کر کے بھاگی تھی۔ پولیس شوقے سے پیسے تو لے گئی تھی، مگر کیا پتا، اور اگر قدسیہ یا بڑے ملک کی نظروں میں آ جاتی تو وہ مرید کے کون سا بہت بڑا شہر تھا، اس کے گاؤں سے ذرا ہی بڑا، جبکہ وہ ہجوم میں کھو جانا چاہتی تھی۔ کدھر اترنا ہے بی بی؟ 20 منٹ بعد ہی مرید کی حدود شروع ہو گئی، ویگنوں کے اڈے۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ آخری سٹاپ کی سواری کنڈکٹر نے چلا کر ڈرائیور کو اطلاع دی۔ گل نے سوچ لیا تھا وہ اس بس سے اترتے ہی کسی دور کے شہر جانے والی بس پر چڑھ جائے گی۔ اتنا کرایہ تو ہے اور ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی، آگے کا اللہ مالک ہے۔ اڈا، کنڈکٹر کی آواز پھر گونجی۔ گل بڑی سی کالی چادر سے خود کو اچھی طرح لپیٹے، چہرہ آدھے سے زیادہ چھپائے ویگن سے اتری تو اس کے پاؤں میں ہوائی چپل تھی، پرانا گھسا ہوا لون کا جوڑا، پلو سے بندے 300 روپے اور 12,000 سومالیت کی وہ بالیاں اور چند سکے۔ نہ کوئی گڈری، نہ کوئی سامان۔ وہ لوگوں میں گھس گھس کر چلتی، دانستہ کسی کی نظروں میں نہ آتے ہوئے چل رہی تھی جب کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھی ہے؟ وہ بڑی بدتمیزی سے اس پہ الٹ پڑا تھا۔ گل نے کرارا سے جواب دینے کے لیے پلو چہرے سے تھوڑا سا پرے کیا اور چلا اٹھی، ٹیپو! ہائے ایمان سے کیا ظالم مسکراہٹ ہے کمینے کی۔ چھنو ٹھنڈی سانس بھرتے نرمین کے کاندھے پر گری۔ دونوں اس وقت کالج گراؤنڈ میں آم کے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھی کیریوں پر نمک مرچ لگا کر کھا رہی تھیں۔ کس کی؟ کینٹین والے انکل کی۔ نرمین نے چند ہمیں غور کرنے کے بعد یہ سوال کیا تھا کیونکہ پورے کالج میں اور کوئی مرد تو تھا ہی نہیں۔
लानत है तुम पे, वही मच्छर मैली बुनियान वाला रह गया है मेरे लिए। छन्नो बदमजा सी हो गई, फिर कड़वा घूंट भरते हुए सारी बदमजगी भूलकर मुस्कुराने लगी। मैं तो साजिद की बात कर रही हूँ। ये कौन है? वो वीडियो वाला। कौन सा? नरमीन इन पहेलियों पर हमेशा उलझती थी। वही, याद नहीं? आगा साहब के यहाँ शादी पे मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ही तो गई थी, याद आया? पूरे इलाके में सगीर अहमद के बाद आगा साहब का घराना मदमूल समझा जाता था। उनके घर से शादी का बुलावा आया तो छन्नो बिन बुलाए साथ लटक गई थी। हाँ, याद आया, गई थी तुम साथ। नरमीन ने मुंह बनाया। और कितनी डांट खाई मैंने दादी जान से। तुम भी तो तमाशा हो पूरा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दवाने की मुकम्मल तफसीर। मेहंदी में शरारा पहनकर, बारात में साड़ी पहनकर चली आई, पूरे 16 सिंगार समेत। हाँ, तो वही शरारा और साड़ी ही तो जादू चला गया साजिद पे। साजिद उस फंक्शन की मूवी बनाने आया हुआ था। मेरे इतने अच्छे अच्छे पोज लिए हैं उसने कि क्या बताऊं। और जो मेहंदी पे डांस किया था ना मैंने, जिस पर तुम डेले निकाल निकाल कर घूर रही थी, वही कोई परदेसी मेरा दिल ले गया वाला, वो मूवी में इतना अच्छा आया है, कभी देख तो सही। तूने मूवी कहाँ देखी? जाहिर है आगा साहब के यहाँ तो आना जाना नहीं तेरा। साजिद ने दिखाई। कैसे? वो और होंक हुई। वीसीआर पे लगा के। और कैसे? मगर तू उससे मिली कैसे? कहाँ और कब? वही फंक्शन पर जान पहचान हुई थी, और जान पहचान हो जाए तो मिलने मिलाने में क्या वक्त लगता है भला। मगर फंक्शन में तो वो सोच में पड़ गई। सारे वक्त तो वो छन्नों के साथ थी, फिर कब और कैसे उसने जान पहचान निकाली? अच्छा, और वो रफीक? उसने छन्नू के उस आशिक का नाम लिया जिस पर वो चंद दिन पहले तक मरा करती थी, और उसे ना मिलने पर जहर फांक लेने के इरादे किए जाते थे। वो? छन्नू ने पीनी नाक सकेड़ी। पता नहीं, मिला नहीं कितने दिनों से। वो या तूने मिलना गवारा नहीं किया? तू ही तो कहती थी रफीक किसी काम का लड़का नहीं, दफा कर उसे। मैंने कर दिया दफा। ज्यादा बनो मत छन्नो। मेरे कहने को तुम क्या अहमियत देती हो ये अच्छी तरह पता है मुझे। मुझे तो रफीक शुरू से अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले का सबसे आवारा और निकम्मा लड़का। नजरबाज, ऊपर से छिछोरा जी भर के। तब तो मेरी एक ना सुनी तुमने और लगी रही मोहब्बत की पींगे बढ़ाने। अब वो मूवी वाला, क्या नाम है उसका? साजिद। छन्नो झट से बोली। हाँ, वो मिल गया तो उसे दफा कर दिया, और एहसान मेरे सर। ना मान, मैंने कसम से तेरे लिए रफीक को। वो मासूम बनकर कह रही थी। रहने दो, बड़ी आई मेरे लिए। इतना ही है तो अब मेरे लिए उस साजिद से मिलना छोड़। छन्नो ढिठाई से हंसने लगी। चल आ, तुझे नान कबाब खिलाता हूँ। टीपू उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था। नहीं, भूख नहीं है। वो बाजार तो हरगिज ना जाना चाह रही थी। तूने भी तो खिलाए थे मुझे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। फिर सही टीपू, अभी मुझे जाना है। कहाँ? उस सवाल पर वो सोच में पड़ गई। आहा, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मजे। वो तालियां बजाने लगा। हम दोनों को नहीं पता हमें कहाँ जाना है, इकट्ठे चलें? उसकी पेशकश पर गुल के जहन में जमाका हुआ। उसने जरा से गौर से टीपू का जायजा लिया। वो शायद आजकल में घर से निकला था। हालत अभी दगरगू नहीं हुई थी। बाल भी पिछले दिनों करवाई हजामत के बाद मुनासिब लग रहे थे। सुरमई शलवार कमीज पहले की निस्बत तो बहुत साफ सुथरी थी। पुरशकन अलबत्ता जरूर थी। यानी कुल मिला के वो इतना गया गुजरा बहरहाल नहीं लग रहा था जितना पिछली मुलाकात में लग रहा था। और अगर मुंह बंद रखे तो शायद ही किसी को गुमान हो कि वो नीम दीवाना है। 20-25 बरस का लंबूतरा मर्द है। साथ हो तो ये तो आते जाते सारे मोटी मोटी आंखें निकाल कर घूरे जा रहे हैं। ये तो बाज रहेंगे, और पता नहीं किस्मत किस शहर में ले जाए। अकेली होने से तो बेहतर है इस लूले लंगड़े सहारे को गनीमत जान लिया जाए। उसने फैसला किया और मुस्कुरा के टीपू को देखा। क्यों नहीं, तुम्हारे साथ वाकई मजा आएगा। पैसे भी हैं मेरे पास, ये देख। उसने कमीज जरा सी उठाकर नेफे में बंधी रकम दिखाई। पूरे 2200। 2200 के पता है कितने नान कबाब आते हैं? ये हिसाब रास्ते में कर लेंगे, अभी आओ। उसने टीपू का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोबारा वैगनों के अड्डे की जानिब मुड़ गई। गुलाबो। मगर एक जानी पहचानी आवाज के पुकारने पर उसे फिर से रुकना पड़ा। देखो हलीमा, नरमीन अब बड़ी हो गई है, खुद पे तवज्जो दो। सगीर अहमद काफी दिनों बाद उसे समझाने के मूड में आया, वरना पत्थर से सर फोड़ने का शौक रहा था, न हिम्मत। बड़ी नरमीन हो गई है, तवज्जो मैं खुद पे दूं? हलीमा दूर की कौड़ी लाई। ऐसी हुज्जतबाजी करने में दिमाग खूब चलता है इन दोनों बहन भाइयों का। जहां आरा ने करीब से गुजरते हुए लुकमा दिया। और मियाँ, इसे क्या बता रहे हो कि निम्मो बड़ी हो गई है? ये माँ है, इसे खुद नहीं पता? कब से तो सुन रही हूँ निम्मो बड़ी हो गई है, पता कैसे नहीं चलेगा? हलीमा इनकसारी से मुस्कुराई, जैसे अपने बाइल्म होने की दाद तलब कर रही हो। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको वक्त देना चाहिए। बच्चियों को इस उम्र में माँ की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। और फिर अब वो महसूस करने लगी है कि उसकी माँ उसके साथ वैसे क्यों नहीं पेश आती जैसे औरों की माएँ होती हैं। कैसी होती हैं औरों की माएँ? हलीमा ने अपना सवाल उससे कर दिया तो वो सर पकड़ के रह गया। फिर तहम्मुल से कहने लगा। बेटियों को जमाने की ऊंच नीच समझाने वाली, उन्हें उनके भले बुरे की तमीज बताने वाली, उनकी दोस्त, उनकी हमराज,
ان کی رہبر رہنما۔ اتنی بہت کچھ! حلیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ماں بننا آسان نہیں ہے حلیمہ، اور وہ بھی بیٹی کی ماں، صغیر احمد نے آہستہ سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان نصیحتوں کی بھنک ماں تک جائے، جو اب ذرا فاصلے پہ کیاریوں کو پانی لگا رہی تھیں، مگر کان ادھر ہی لگے تھے۔ کل کو اس کے رشتے کی بات چلے گی تو کیا کرو گی تم؟ کل کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، ظاہر ہے نیمو بڑی ہو گئی ہے تو یہ سب تو ہونا ہے۔ بتاؤ ایسے وقت میں تم کیا کرو گی؟ کیسے ہینڈل کرو گی؟ کیا بات چیت کرو گی؟ کیسے معاملات آگے بڑھاؤ گی؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ حلیمہ نے لہجہ بھر سوچا، پھر شرمساری کے بھرپور احساس کے ساتھ انکار میں سر ہلاتے جھکا دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں خود پہ توجہ دو۔ اماں تمہارے بھلے کے لیے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، بجائے رونے کے دھیان سے سنا کرو اور کچھ سیکھا کرو۔ اچھا جی، سیکھ لوں گی، سب سیکھ لوں گی۔ شاباش! وہ تابعداری کے اس مظاہرے پہ جو کم ہی دکھایا جاتا تھا خوش ہو گیا۔ اور ٹیپو کہاں ہے؟ ذرا بھیجنا تو۔ اور حلیمہ جو اس شاباش کے خمار میں مدہوش مسکرائے چلی جا رہی تھی، شوہر کے نئے فرمان پر سہم گئی۔ اب آئی شامت میرے لاڈلے بھیا کی، وہ بڑبڑائی، پھر ڈرتے ڈرتے بتا دیا۔ اللہ جانے، اور یہ ٹیپو کے حوالے سے بتائی جانے والی سب سے مقبول ترین اطلاع تھی۔ اللہ جانے۔ صغیر احمد صبر کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ زشت کر ڈالا تھا اسے 6 فٹ کے سالے نے، جس کا قد جتنا بڑھا تھا عقل اتنی ہی گھٹتی چلی گئی تھی۔ رانی تم؟ اپنی سہیلی کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ کر گل بےتابی سے آگے بڑھی، مگر پھر ٹھٹک کے رک گئی۔ اچانک یاد آیا کہ رانی قدسیہ کی پرانی ملازمہ بھی ہے، کہیں اس کے ساتھ تو۔ اس کی آنکھوں نے ہراس ہے رانی کے اس تذبذب کی وجہ اس کی آنکھوں کے ہراس سے رانی اس کے تذبذب کی وجہ جان گئی۔ نکال دیا ہے کمبختوں نے مجھے نوکری سے۔ کیوں؟ تیری وجہ سے، کہتے تھے ساتھ ملی ہوئی ہوں تیرے اور گلابو۔ تو کچھ نہ بتا، پھر بھی میں اصل بات جانتی ہوں۔ کیا؟ کون سی بات؟ گل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے چور نظروں سے برابر کھڑے ٹیپو کو دیکھا، جو اسے رانی کے ساتھ مصروف دیکھ کر ساتھ کھڑی بھٹے والی ریڑھی سے نرم سا بھٹا چن رہا تھا۔ یہی کہ تیرے خلاف سازش ہوئی ہے، اس ملک کے بچے نے ہاتھ نہ آئے کڑی والا حساب کیا ہے تیرے ساتھ۔ تمہیں کیسے پتا؟ گل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ اتنے سالوں سے ادھر ہوں، سب پتا ہے، سب نمک حلالی کرتے ہیں، اس لیے مارکوں کے کرتوتوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ میرے پہ کبھی نظر نہیں گئی ملک کی، اس لیے بھی سوچا جب مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تو مجھے کیا پڑی ہے میں اس کے کرتوت بی بی کے سامنے کھولوں۔ اور ویسے بھی انہوں نے کون سا میری بات کا یقین کرنا ہے؟ سب کے سامنے ایسی نظریں نیچی کر کے رہتا ہے خبیث کا بچہ۔ بھلا تو اور چوری، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ رانی کے یقین سے بھرے لہجے پر گل کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اسے کیا ضرورت تھی جو اس یقین کو جھٹلا دیتی؟ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آپا نے تو میرے پیچھے پولیس لگا دی۔ سنا ہے تو نے پیسے دے کر۔ اس سے پہلے کہ رانی کی نظروں میں ہلکورے لیتا شک کوئی واضح صورت اختیار کرتا، وہ جلدی سے بتانے لگی۔ وہ پیسہ تو عذاب بن گیا ہے۔ گاؤں کا ایک رشتہ دار، بڈھا خوسٹ، 3 بیویوں والا، میرے بدلے پولیس اور آپا کو 3 لاکھ دینے کے بعد اب مجھ سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ ہائے میں مر جاواں۔ رانی نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو پہلے ہی کہوں، تیرے پاس کہاں سے آئے 2 لاکھ روپے یہ ضمانت دینے کے لیے؟ آپا نے کہا بھی کہ دیکھا نکلے کے نہیں پیسے، پر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ تو یہ تھی اصل بات۔ میرے ماں باپ تیار ہیں اس سے میری شادی کے لیے، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی۔ اس کے ساتھ؟ رانی نے جلدی جلدی بھٹا چباتے ٹیپو کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ یہ تو ابھی ملا ہے راستے میں، اللہ لوگ ہے، مگر ہے تو مرد، حفاظت کے لیے ساتھ لگا لیا۔ اب کدھر؟ جدھر نصیب لے جائے۔ گل نے آہ بھری۔ میں اپنے مامے کے گھر جا رہی ہوں لاہور، چلنا ہے؟ لاہور؟ گل نے ٹیپو کی جانب دیکھا جو بھٹے میں بری طرح مگن تھا۔ اس کا گھر بھی لاہور میں تھا۔ چلتی ہوں، چل پھر، ادھر کام بھی بڑا مل جائے گا اور اتنے بڑے شہر میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کہاں رہتا ہے تمہارا ماما؟ وہ ٹیپو کو ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے پیچھے لاہور جانے والی بس کی جانب بڑھنے لگی۔ گوال منڈی مسجد میں امام ہے۔ تینوں بس میں چڑھ رہے تھے جب گل کی تلاش میں مرید کے اڈے پر اترتے شوقے کی نظر ان پر پڑی۔ اماں، خیال آ گیا تمہیں بڑھیا ماں کا؟ جنت بیگم حلیمہ کے پکارنے پر اس پر الٹ ہی تو پڑی۔ سارا دن ساس کے کولہے سے چپکی بیٹھی رہتی ہے، اوروں نے بھی لونڈیاں بیاہی ہیں، کوئی ایسی پرائی نہیں ہوتی جیسی تم۔ ہم میکے سے کوسوں دور بیاہے تھے، سال بعد عید شب برات پر جانا ہوتا تھا، پھر بھی ماں سے ایسے غافل نہ تھے۔ ایک تم ہو بیٹی، ایک چھت نیچے رہتے ہیں، مگر تم کو خبر نہیں ہوتی ماں کس حال میں ہے۔ وہ اماں، میں نے، اس نے ماں کو دم لینے کے لیے رکتا دیکھ کر جلدی سے کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ آیا موقع کاہے کو جانے دیتی۔ بس ساس ہے اور تم ہو بھلی، ذرا یہ تو بتاؤ اتنے للو چپو کے بعد اس نے کون سا مکان تمہارے نام کر دیا؟ پھٹکار کے علاوہ اور کچھ ہے اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے؟ وہی تو میں اسی لیے ایک اور کوشش، ناکام کوشش۔ دل جلتا ہے میاں کا تمہیں یوں ناقدری سے رولتے دیکھ کر، مگر تمہیں اس کا ہوش کاہے؟ اتنا نہ ہوا کہ ماں کے سینے میں ٹھنڈ ڈالنے کی خاطر ہی ساس کے مقابلے پر اتر آؤ؟ اور کتنے سال دب کے رہو گی؟
अम्मा, वो रुहासी हो गई। उधर जन्नत बेगम की भी सांस फूल गई। एक हाथ से उसे घड़े से पानी डालने का कहकर तकिए के नीचे हाथ डालकर मीठी गोलियां टटोलने लगी, जो गला खुश्क होने पर बड़े शौक से चबाई जाती थीं। अम्मा, मुझे एक बात पूछनी थी। वो निम्मू के अब्बा ने तो कहा था अम्मा से पूछूं, मगर मुझे उनसे डर लगता है। वैसे भी उनसे कुछ पूछती हूँ तो पहले जी भर के गुस्सा करती हैं, फिर कुछ बताती हैं जो पल्ले ही नहीं पड़ता मेरे। हाय हाय, मेरी बच्ची का सांस खुश करके रख दिया उस जल्लाद सिफ्त साथ ने। हाय बैरिस्टर साहब, कहाँ फंसा डाला मेरी फूल सी नाजुक बच्ची को। वो हाथ मलते हुए हिल हिल कर अफसोस करने लगी और वो जुड़कर माँ के बराबर बैठते हुए राजदारी से पूछने लगी। पूछना ये था अम्मा कि कल जब निम्मू को देखने लड़के वाले आएंगे तो मुझे क्या करना होगा, कैसे बात करनी होगी, कैसे मामला आगे बढ़ाना होगा। बड़े मुदब्बिराना अंदाज में सगीर अहमद के अल्फाज दोहरा रही थी। नरमीन को देखने लड़के वाले? कब? कल? आय हाय, और मुझ बुढ़िया दुखियारी को किसी ने खबर भी ना की। लो देखो बैरिस्टर साहब, कैसा अंधेर मचा है यहाँ। मैं नानी हूँ, निम्मू की नानी। मुझे कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। बताओ ना अम्मा। हलीमा ने उस वावेले पर तवज्जो ना देते हुए माँ का कंधा हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया, जैसे याद दिलाना चाहती हो कि वो कुछ पूछ रही थी। परे हट, तुझे बेटी होकर शर्म ना आई? कह नहीं सकती थी अपने मियाँ को कि जाकर खुद सास को खबर देता है बेटी के रिश्ते की? यानी हद हो गई। कल मेहमान आते, फिर जाके नानी को पता चलता, और दादी, उसे तो सारी खबरें होंगी। बल्कि ये रिश्ता लाई भी वो होगी। इसे ही शौक है छोटी उम्र की बच्चियों को इस बोझ तले दबाने का। अपने देवर के लिए भी उसी ने रिश्ता देखा था और ले आई थी मुझ 15 साल की उम्र में ब्याह कर। फिर तुझ पर नजर ठहरी बदबख्त की, तुझे भी 16वां पार ना करने दिया और मुट्ठी में जकड़ के रख लिया बहू बना के। अब मेरी निम्मो, फूल सी बिटिया, उसे काहे को चुप रही है बाबुल के आंगन में हंसती खेलती? क्या अनाज खा जाती है वो दादी का? अभी उम्र क्या है इसकी? अरे बाप रे, कहीं अपनी बहन के हाथ तो नहीं दे रही मेरी बच्ची को? उसकी बहन के दर्जन भर जवान पोते और नवासे हैं। लोंडों का बाजार लगा है उसके यहाँ। हाय खुर्शीद, सुनती है ये क्या जुल्म होने लगा है? पहले मैं, फिर मेरी बेटी, अब मेरी बेटी की बेटी इस जल्लाद से औरत की भेंट चढ़ने लगी है। अरे इसकी बहन तो इससे 10 गुना बढ़ के आदमखोर है। इसकी 3 की 3 बहुएं तो जवानी में ही मरमरा गईं। उसकी दहशत होगी जरूर। अब ये चली है पोतों नवासों की टोली ब्याहने और दोबारा से सास बनने। मैं कहे देती हूँ, ये नहीं होने दूंगी। क्या अगड़ बगड़ मचा रखी है सवेरे सवेरे? ये मत ही समझना भाभी कि हम चुप हैं तो बेजुबान हैं। ऐसी मनमानी ना होने दूंगी मैं इस घर में। अब कौन सा तीर खींच मारा मैंने? जहां आरा बोली वो अभी फुर्सत से थी, इसलिए इत्मीनान से बाहर निकल आई हिसाब साफ करने। पूरे का पूरा तरकिश उलट दिया मेरे सीने पे। उन्होंने छाती पीटी। शोर सुनकर खुर्शीद भी जमाइयां लेती निकल आई। क्या हुआ आपा? ये पूछ खुर्शीद, क्या नहीं हुआ? अब हमारी हैसियत इस घर में काट कबाड़ से भरकर नहीं। चलो तुम्हें खुद पता चल गया कि कितने पानी में हो। जहां आरा ने तंजिया हुंकारा भरा। हलीमा झुककर माँ के पैरों तले फर्श को घूरने लगी। पानी तो कहीं नहीं था, खुश्क था सारा। वो इसी सोच में गर्क हो गई। कैसा पानी, कितना पानी? सगीर अहमद की किस्मत गर्दिश में थी जो वो ऐन उसी वक्त वहां आ निकला और जन्नत बेगम दुहाइयां देते हुए उसके सामने। बेटी के रिश्ते के लिए लोग बुलवा लिए, ब्याह ही देना हमें खबर दिए बगैर। सगीर मियाँ, हमने तो तुम्हें ना दामाद समझा ना भतीजा जाना, नीरे बेटे की सी इज्जत और मान दिया सदा। और तुमने हमें बुजुर्ग जाना ना अजीज, जरा सी भी अहमियत ना दी। क्या हुआ है चची जान? वो हैरत से कभी सास तो कभी माँ के बिगड़े तेवर देख रहा था। हलीमा अलग बुत बनी जमीन पर नजरें गाड़ी बैठी ना जाने क्या ढूंढ रही थी। अब और क्या होना बाकी है? मुझसे ना पूछा, ना जिक्र किया, और चुपके चुपके नरमीन के रिश्ते की बात चला दी। क्या? सगीर अहमद से पहले जहां आरा चिल्लाई। नरमीन का रिश्ता? हाँ, वही मुए जो कल आने वाले हैं। ये किसने कहा आपसे? जन्नत बेगम के इतना कहने की देर थी जहां आरा ने रोना धोना मचा दिया। पिछले 20 सालों से बहू के होते हुए सारी जिम्मेदारियां मैं तनहा निभा रही हूँ। बच्ची पैदा इसने की, पाली पोसी मैंने, आज ये सरप्रस्त बन बैठी। वाह सगीर अहमद, अच्छा सिला दिया तुमने माँ को। आज बीवी सब कुछ हो गई तुम्हारे लिए। सारे दुख सुख उससे बांटना। मैं तो गैर हूँ, मुझे तो अपनी औलाद और औलाद के बारे में खबर बाहर वालों से मिला करेंगी। कौन से बाहर वाले भाभी? होश ठिकाने में रख के बात करो। जितनी तुम घर वाली उतनी मैं घर वाली। और ये बोगा सदाकारी मेरे सामने तो मत ही करियो। ये सब कर करा के अब रोना डाल रही हो। बस, सगीर अहमद धाड़ा। राई का पहाड़ बनाने के लिए भी राई की जरूरत होती है, और आप सब तो बगैर राई के पहाड़ बनाने में माहिर हैं। कोई नहीं आ रहा कल, न परसों। और हलीमा अभी तक जन्नत बेगम के पैरों में टिकटकी बांधे हुए थे कि शायद यहाँ से कोई चश्मा फूट पड़े। हलीमा, अब के सगीर अहमद ने चिल्ला के कहा। जी? वो पूरी जान से लरस के बोली थी। होंठ सफेद पड़ गए थे, हथेलियां बर्फ। अंदर चलो। और वो मरे मरे कदमों से सगीर अहमद के पीछे सर झुकाकर चलती हुई सोच रही थी। अब पता नहीं किस बात का गुस्सा है निम्मू के अब्बा को। मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो ये कहते हैं।
ग्वाल मंडी के स्टॉप पर उतरकर रानी ने गुल को होका दिया। इसे तो चलता कर, अब कैसा डर। हाँ कहती हूँ, मगर ये जाएगा भी। वो टीपू के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी। इतना तो आजमा चुकी थी उसे कि जो कहा जाता था जिद में आके उसके उलट करता था। जाएगा कैसे नहीं, तुम कहो तो। वैसे भी इसका घर तो यहीं है, और दूसरी बात, मेरा मामा है मौलवी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जवान जहान लड़के का हमारे साथ आना। हाँ ये तो है टीपू। वो कुल्फी खाते टीपू से बात करने को मुड़ी और वहीं साकित हो गई। चलती हुई वैगन से छलांग मार के उतरने वाला वो शोका ही था, 100% वही। रानी, वो उसने बौखला के कहना चाहा, फिर वक्त जाया ना करते हुए वो पास से गुजरते साइकिल रिक्शा को रोक कर जल्दी से उसमें सवार हो गई। रानी ने कुछ ना समझते हुए उसकी तकलीद की। ए सुन, टीपू ने आधी खाई, बाकी तेजी से पिघलती कुल्फी को सड़क पर फेंका और लपक कर रिक्शे में सवार हो गया। शोके ने आसपास देखा। दूसरे रिक्शे में सवार होने के लिए जरा वक्त लगा, इतना भी नहीं कि वो गुल का पीछा न कर पाता। कौन था ये? वही बुड्ढा। हाँ ये तो लाहौर तक पहुंच गया, अब कहाँ जाऊं मैं? जहां मर्जी जा, मगर मुझे तो यहीं उतार दे। रानी, जो अब तक उसका साथ देने के वादे कर रही थी, अचानक ही हिम्मत हार बैठी। ये तो लंबे चक्कर लग रहे हैं, मैं एवं ही फंस जाऊंगी। नहीं रानी, ऐसा मत कहो। तुमने भी दामन छुड़ा लिया तो बता मैं क्या करूं? मेरे मामे का तुझे पता नहीं है, उसे मत बताना असल बात। और ये जो पीछे पहुंच गया वहां, कह देंगे रास्ते में पीछे लग गया था। ये खुद बता देगा असल बात, और अगर वो चोरी वाली बात खुल गई तो मामा बिगड़ेगा ना। और ये, उसने गुल के साथ बैठे टीपू को घूरा, जो रिक्शे में लगी रीमा की तस्वीर को निसार होने वाली नजरों से देख रहा था। इसका क्या करना है जो साथ चिपका आ रहा है, लसूड़ा। एक तरीका है। मुसीबत के वक्त गुल का दिमाग हमेशा तेज काम करता था। इस वक्त भी एक मंसूबा उसके अंदर पलता हुआ उसको हौसला बढ़ा रहा था। दाल में बघार जरा अच्छा नहीं लगा भाभी। खुर्शीद ने ताल के कटोरे से लगी दाल उंगली से चाटते हुए हस्बे आदत नुक्स निकाला। सब दस्तरखान पर जमा थे, इलावा निम्मो के, जो चूल्हे के आगे खड़ी चपातियां पका रही थी। कुछ तो दिल खोल के घी डाला करो। जरा सी शों की भी आवाज नहीं आ रही थी बावर्ची खाने से। सारा वक्त तो तुम्हारा रेडियो बजता रहता है, आवाज कहाँ से आए? जहारा ने कुफत से नाक सुकेड़ी। हाँ तड़का तो लगाती थी मेरी बेबे, वो भी देसी घी का, सारे पिंड में खुशबू फैलती थी। काश तुम्हें भी सिखा दिया होता कुछ, तुम्हारी बेबे ने। बस भी करें अम्मा, सगीर अहमद ने खाने से हाथ खींचते हुए कहा। क्या करूं मैं, इंसान हूं, उम्र हो गई है, सारा दिन कोहलू का बैल बनकर काम में जुटी रहती हूँ। तुम्हारी बीवी तो एक संवारेगी और 100 बिगाड़ेगी, और बाकी लोग काम के मामले में खुद को मेहमान बनाकर बैठ जाते हैं घर का। वेले हर मामले में हक जताने को आगे आगे। एक निम्मो बेचारी है जो कॉलेज से आने के बाद भी मेरे साथ लगी रहती है। नरमीन बेटा बस करो, बहुत है रोटियां। नरमीन को रोटी लाते देख सगीर अहमद ने मोहब्बत और शफकत से भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा। वो बैठने को थी जब हलीमा ने कहा, निम्मो मामू के लिए भी 2 पका के लपेट देना दस्तरखान में। तुम्हें क्या अल्हाम हो रहा है कि आज वो टपकेगा? जहारा ने नागवारी से कहा। टीपू का महज जिक्र ही उनका मुंह कड़वा करने को काफी था। 3-4 रोज हो गए हैं उसे गए, इतने में आ ही जाया करता है। हलीमा ने सादा से लहजे में कहा, मगर जन्नत बेगम तपी बैठी थी। हाँ आ ही जाया करता है, धक्के खा के, जेब खाली करके। अब के आया तो मैं खुद निकालूंगी, वो भी पैसे धेले के बगैर, फिर देखूंगी कौन से मजे करता है। ये तो तुम जिंदगी में पहला अकल वाला काम करोगी, जहां आरा बेगम ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। उसी वक्त दरवाजे पर आहट सी हुई। वो सब बरामदे में दस्तरखान बिछाए हुए थे। पिछले सहन का गली में खुलने वाला दरवाजा अमूमन रात तक बगैर कुंडी के रहा करता था। अस्सलाम वालेकुम। टीपू ने अंदर आते हुए अपने मखसूस लहजे में सलाम झाड़ा। सब चौंक कर देखने लगे। इस बार गर्म जोशी और जोशो खरोश कुछ जरूरत से ज्यादा था। कितनी लंबी उम्र है मेरे लाल की, खुर्शीद ने लहक कर कहा, मगर बाकी सब उसका हुलिया देखकर हैरान हो रहे थे। उसने ना जाने किसका रेशमी कुर्ता पहन रखा था, शौक से रंग का, जो इतना खुला था कि उस जैसे 2 समा जाते इस कुर्ते में। चौड़ाई में दुगना और लंबाई में आधा, घुटनों से कहीं पहले खत्म हो रहा था, मगर वो इस अजीबो गरीब लिबास में भी खुशी से खिला पड़ रहा था। और गले में फूलों का हार। ना शर्माने वाली क्या बात है, अपना घर है तुम्हारा। लो इसकी कसर थी। टीपू के मुंह घुमाकर किसी को बुलाने पर जहां आरा आवाज बड़बड़ाई। अब ना जाने कौन से उबाशों को घर तक लाने लगा है, मगर उनके अंदाजे के बिल्कुल बरक्स अंदर आने वाला नहीं बल्कि आने वाली थी। जॉर्जेट के सुर्ख फूलों वाले नीले शलवार कमीज में मलबूस, सर पर सुर्ख शेफोन का दुपट्टा, कांधों से लिपटी स्याह चादर, तीखे नैन नकूश, सलोनी सी रंगत, सांचे में ढला वजूद, सभी हैरत से उसे तकने लगे। हैरत उसके यहाँ आने पर कम थी, टीपू के साथ आने पर ज्यादा थी। अम्मा मेरी दुल्हन गुल, टीपू के शर्माते हुए कहने पर दस्तरखान पर हलचल मच गई।